आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम बात करेंगे CSIR का। जो आप देखे होंगे, जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट निकली थी, इसको हम CSIR टेस्ट के माध्यम से, इसी को हम टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे जो एक होलिस्टिक अप्रोच में, एक होलिस्टिक वे में तैयारी को मजबूत करने के लिए इस तरीके से इस क्लास को रखा गया है ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके, जिससे आप देखेंगे, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे कि इस टेस्ट का कितना बड़ा आपके तैयारी में योगदान है और अपने आप को एक बेहतर रणनीति इस तरीके से आप बना करके सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए इसका भी आपको एक आइडिया लगेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका प्रिसीजन IAS के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पूना की जो संधि हुई थी 1817 में, निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी, यानी कि ये जो 3 युद्ध दिए गए हैं, इन किस युद्ध का परिणाम थी कि जो पूना की संधि यहाँ पे हुई थी 1817 में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो 1817 में जो अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के साथ और मराठा जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे कौन सा युद्ध था? तीसरा युद्ध था, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। उसी में ही एक तरीके से अंग्रेजों का जो विस्तार था, अंग्रेजों का विस्तार की अगर बात करें यहाँ पे, तो विस्तार उत्तर में देखें, उत्तर में तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से लेकर के, और यही बात करें दक्षिण में देखें जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी, तो इसी संधि के माध्यम से अंग्रेजों का जो विस्तार हो गया था तुंगभद्रा नदी तक यहाँ पे हो गया था। तो एक कौन सी युद्ध के समय हुआ था? जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, उसके परिणाम स्वरूप पूना की संधि यहाँ पे हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे तो समाप्त हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे जो अंग्रेजों का जो विस्तार था नर्मदा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी तक हो गया। तो हम यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम, क्योंकि आप देखेंगे जो पेपर 2 है, इसमें ही जो इंडियन जियोग्राफी का जो सेक्शन है उसमें दिए गए है भारत का भूगोल, विश्व के भूगोल, जो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है पेपर 2 में दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो सेगमेंट है कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नर्मदा नदी का अगर प्राचीन नाम की बात करी जाए तो इसका जो रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, इसका प्राचीन नाम था रेवा नदी। प्लस अब यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल की अगर बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? अगर राज्य की बात करें तो ये हुआ है MP में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे? अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिले में एक अमरकंटक का पठार, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस अगर नर्मदा नदी पर अगर बांध की संख्या देखी जाए तो वर्तमान में इस पे 30 बांध बने हुए, जैसे देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, इस तरीके से आप देखेंगे। तो नर्मदा नदी के बारे में इतनी बातें हमें याद रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस राज्य में है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
देना है। तो ये हमने बात किया नर्मदा नदी के बारे में। अब बात करेंगे तुंगभद्रा नदी के बारे में, क्योंकि तुंगभद्रा नदी तक विस्तार हो गया। तो हमने पहली बात किया नर्मदा नदी, अब हम बात करेंगे तुंगभद्रा नदी के बारे में। तुंगभद्रा नदी, सबसे पहले अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीन नाम था, इसका नाम था पंपा। यहाँ पे पंपा, आप इस तरीके से इसका नाम भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो और इस नदी के किनारे ही जो प्राचीन जो शहर था, प्राचीन ऐतिहासिक जो शहर था हम्पी, यहाँ पे हम्पी, वो इसी नदी के किनारे स्थित था। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करने हैं। निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं, विचार करना कह रहा है। भारत में सिविल सेवा का जनक, पहला स्टेटमेंट कौन है ये पूछ रहा है। भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जो जिला न्यायाधीश के जो पद हैं उनका सृजन किसके द्वारा किया गया था। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, वारेन हेस्टिंग, क्लाइव और विलेजली। तो भारत में जो सिविल सेवा का जनक है और जो न्यायाधीशों का जो जिला न्यायाधीशों का जो पद का जो सृजन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही हुआ था। इन्हीं को यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमारा काम हो गया है यहाँ पे, आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन आंसर मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रमुख जो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रमुख गवर्नर थे, प्रमुख गवर्नर थे, प्रमुख जो गवर्नर थे उनके बारे में भी हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इनको आपको तो याद रखना मस्ट है, क्योंकि सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है पुलिस सेवा का, और जो जिला न्यायाधीश के जो पद हैं उनका भी सृजन इनके द्वारा ही किया गया था। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे वारेन हेस्टिंग के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में क्या होता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के समय आया था, यानी कि इनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसी के तहत ही 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी, कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के का स्थापना की वहां पे बात की गई थी। फिर अगर बात करें, जो ये क्या थे, बंगाल के उस समय, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम बंगाल के उस समय प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्लस एक बात आपको ये याद रखनी है, इसको आप स्टार मार्क याद रखेंगे, जिससे कि जो हम गीता की बात करें, जैसे रामायण है, महाभारत, गीता, इस तरीके से जो ग्रंथ है, इनका जो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है, ये पहली बार किसने किया था, ये यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही यहाँ पे किया गया है। अब विलेजली के बारे में अगर बात करें, तो विलेजली को प्रमुख रूप से सहायक संधि के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है, सहायक संधि के जनक के रूप में इसे माना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। फिर दूसरे हमने बात की, पहले बात की, फिर विलेजली। अब तीसरी की बात करेंगे, जो तीसरा है यहाँ पे विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग, क्योंकि आप देखेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। तो विलियम बेटिंग की बात करें, तो इनके समय क्या आया था, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। प्लस फिर जो 1829 में इन्होंने क्या किया था, 1829 में ही जो सती प्रथा थी, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन। फिर आप देखेंगे जो 1835 में यहाँ पे कुछ शिक्षा से रिलेटेड सुधार की बात की गई थी, यहाँ पे शिक्षा सुधार की बात
की गई थी और यहीं पे ही जो अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश, इसे आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था। आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पे घोषित कर दिए गए थे। इतनी बातें आपको विलियम बेंटिक के बारे में याद रखनी है। अब चौथा है डलहौजी। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे सबसे पहले इनके समय क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ, रेलवे। 1853 में रेलवे की यहाँ पे शुरुआत होती है। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने चलती है पहली बार। फिर अगर बात करते हैं जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ और जो डाकघर है, इसको भी यहाँ पे सुधार किया गया था। डाकघर सुधार भी इनके समय ही यहाँ पे किया गया। फिर जो विधवा पुनर्विवाह, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम लाया गया था, यानी कि 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था वो इन्हीं के समय लाया गया था। और चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, हड़प नीति। हड़प नीति वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को याद रहता है, हड़प नीति, इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत है। इतनी बातें, इतने गवर्नरों के बारे में भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कितना होलिस्टिक वे में आपको यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ एक रणनीति बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से तैयार रखना है एग्जाम के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है। यानी कि इस पहले एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना था, इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे कुछ करंट के भी क्वेश्चंस यहाँ को शामिल किए गए हैं ताकि हमें ये ना लगे कि हम एक मतलब करंट कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में, तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यय यानी खर्चा भारत की संचित निधि पर भारित है। यानी कि कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की जो पेंशन होती है, जी हाँ, ये जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। फिर राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, ये होता है राष्ट्रपति का वेतन। आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी कि अगर हम बात करें जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उनका वेतन भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। फिर यहाँ पे अगर बात करें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन की यहाँ पे बात की गई है। तो आप जो भारत की संचित निधि है इसका जो उल्लेख है आप यहाँ पे देखेंगे, जो आर्टिकल 266(1) के तहत भारत की संचित निधि बताया गया है। लेकिन इनका जो भारित व्यय होता है यानी कि जो कैग होते हैं उनका भी व्यय भारत की संचित निधि से दिया जाता है और राष्ट्रपति का वेतन भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के जो वेतन होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन को सरकार यानी कि जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की निधि से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है पेंशन जो होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो हमारे इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद पूछ रखा है, अनुच्छेद 263। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो इसकी बात करता है।
चलिए अब हम बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी स्टेटमेंट के हिसाब से भी है और एक अच्छा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इसको रखा गया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो वीडियो है आप इसको पॉज करिए, इसको रोकिए। रोकने के बाद ये जो टेस्ट है इसे खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो रहे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक ये भी पता लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है और हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को। अपने आप की कमजोरियां भी इससे निकलती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आपको प्रिसीजन आईएएस का यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपको वहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे ही आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, पदेन सभापति तो होता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जी हाँ, ये भी सदस्य तो नहीं होता, लेकिन सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सदस्यता, जब भी वो चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव कोई भी व्यक्ति अगर लड़ता है तो उसे इतनी योग्यता जरूर रखनी होती है कि वो उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये अनिवार्यता हमारे संविधान में दी गई है। तो यहाँ पे वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन सदस्यता होनी चाहिए उसके पास। ऐसा संविधान में कहा गया है कि अगर वो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति अगर चुना जा रहा है, राष्ट्रपति नहीं सॉरी, यहाँ पे उपराष्ट्रपति अगर चुना जा रहा है तो उसकी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, ये जो उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। तो इस हिसाब से कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे सही कथन पूछ रहा है, तो हमारे जो हैं ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपरोक्त में से सभी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें जो कह रहा है अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं उनका सृजन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 312 में दिए गए। यहाँ पे बहुमत पूछा गया है, तो बहुमत है यहाँ पे 2/3 बहुमत के द्वारा इन पदों का सृजन किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में यहाँ पे आप देखेंगे जो आईएएस, फिर आईपीएस, फिर इसके बाद आईएफएस। जो आईएफएस है इसको फॉरेन मत समझिएगा, ये फॉरेस्ट वाला है। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। अगर फॉरेन सर्विसेज से पूछा जाता है क्योंकि निम्नलिखित में से कौन से ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत है, तो वहाँ पे आईएफएस भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। लेकिन जो फॉरेन वाला होता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता है, वो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना है। प्लस ये जो अधिकार है ये केवल राज्यसभा को मिलता है। इन ऑल इंडिया सर्विसेज का जो पदों का जो सृजन है यहाँ पे इसका अधिकार केवल राज्यसभा को दिया गया है। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
यानी कि 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, इसमें पंचायत की ही बात की गई है, ये आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, नियुक्त किया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो अनुच्छेद 153 है, ये इसमें बात कही गई है। लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया है? तो यहाँ पे जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, इसके तहत ये अधिकार दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये हमारे आर्टिकल नंबर 153 में उल्लेख इसका दिया गया है। होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ये आई होप आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पे जो कल्याणकारी है ये इसका उल्लेख नहीं मिलता है। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन जो समाजवादी शब्द है इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। आप अगर जो जितने भी अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं पूरे, इसका भी वीडियो हमने डिस्कशन करा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन प्लस इसके साथ जो 73 अमेंडमेंट एक्ट था और जो 74वां संविधान संशोधन है, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं कि जिन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे जो 100वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये किससे संबंधित है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे पूछ सकता है, फिर 102वां कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे 1 है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो अभी हाल ही में 2023 में हुआ था कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, सीटों का आवंटन किया गया है चुनाव वगैरह में, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये किससे संबंधित है? ये आपको कुछ ऐसे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूर याद रखने होंगे, क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग की बात किया जाए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो संशोधन करके इसको दर्जा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित, इस तरीके से आप इसको सारे कुछ याद रख सकते हैं। चलिए फिलहाल आप इतना कर लेंगे, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है सुमेलित करें, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर यहाँ पे बात की गई है, दल बदल कानून की बात की गई है, ये कौन सी अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। ये यहाँ पे बात की गई है, यानी कि ये प्रावधान सही सुमेलित है। फिर अगर हम बात करें जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है, ये दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करने से रिलेटेड है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है, क्योंकि 2022 में यूपी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक बन जाता है।
तो आपको इसको भी याद रखना है। प्लस अगर 69th अमेंडमेंट की बात करें तो नागरिकों की जो आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया था, मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। जो 73वां संविधान संशोधन देखिए, जैसे मैंने पिछले ही बताया कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों को एक साथ करके लिंक करके पढ़ा जाता है, यानी कि ये भाग 9 जिसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है, तो ये सारी बातें कुछ इसमें हैं जो कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही सुमेलित हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे 1 2 3 4, जी हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। इस हिसाब से आपको इस तरीके की रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब हम चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का होने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसकी यहाँ पे बात की गई है। और ये क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत ये किसको है? ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 है, इसके तहत न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि वन, झील, नदी तथा अन्य जीवों की रक्षा करना, देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना और मतदान करना। इसका आंसर कौन सा कह रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है इन चारों ऑप्शन में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे देना है। एक ही क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा आपका भी जब कुछ चीज़ें सर्च करनी होगी तो आपका माइंड भी एक क्यूरियस होगा कि नहीं हमें पता होना चाहिए, इसके लिए ऐसे कुछ किया गया है। चलिए ये इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति की अभी हाल ही में देखे होंगे कि जो आरबीआई की जो बैठक हुई थी उसमें भी मुद्रास्फीति की स्टेबल करने की बात की गई थी। तो मुद्रास्फीति से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से है, क्रम एवं स्थिति दोनों से, इनमें से कोई नहीं है। तो मुद्रास्फीति आपको ये याद रखना होगा। इसका क्या होता है कि मुद्रास्फीति क्या होता है, ये ऐसे ऐसे बढ़ती है, तो इसका रेगुलेशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से, देख रहे हैं क्रम वाइज ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मुद्रास्फीति के बारे में हो गया। प्लस अगर यहीं पे बात करें अगर हम जीडीपी की, तो अगर जीडीपी की परिभाषा की बात करें तो जीडीपी की परिभाषा में कौन कौन शामिल होता है? जैसे हालांकि ये हम इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा हम, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे अगर समझाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए फिर अगेन करंट अफेयर्स से संबंधित बजट से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा जो नमस्ते स्कीम के लिए जो 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन हो सकता है। इवन नॉट CSIR, आप अगर किसी भी स्टेट पीएससी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे यूपी पीएससी आप देखेंगे 2024 होने वाला है, अब उसका फॉर्म भी आ गया है, तो अब देखेंगे तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे हम अपने फाइनल क्वेश्चंस की ओर, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है,
यह वर्णित है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन के लिए तो पात्र है। कौन से आर्टिकल में बात इसकी कही गई है? तो पुनर्निर्वाचन की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 55 में दे रखा है, 55 में जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है, ये पद्धति इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 56 की बात करें तो आर्टिकल 56 में क्या कहा है, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर की बात करें आर्टिकल 57 में जो है पुनर्निर्वाचित होने की बात कही गई है। यहाँ पे पुनर्निर्वाचित होने की यहाँ पे बात कही गई है। पुनर्निर्वाचित होने की बात आर्टिकल 57 में कही गई है। फिर अगर बात करें 58 में क्या किया गया है, लाभ के पद को जो है, लाभ का जो पद है इसको यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, इत्यादि कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 57। आई होप आपको ये जो क्लास होगी आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर इसी तरह का टेस्ट आपको सॉल्व करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दूसरा टेस्ट जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो CSIR के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको वो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में। लेकिन इसका जो टेस्ट है ये, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम और आपके लिए और अच्छे से वीडियो और टेस्ट भी आपके लिए डिज़ाइन कर सकें। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।